Lenz law is consistent with conservation of energy. Hello everyone, how are you? आप लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और आज के इस वीडियो लेक्चर में आप लोग देखेंगे कि किस प्रकार लेंज लॉ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ कंसिस्टेंट है। इससे पहले आप लोग पढ़ चुके हैं लेंज लॉ, जिसका यूज हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन बताने के लिए करते हैं। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, जब किसी कॉइल किसी सर्किट से मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करता है, तब इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन, उसका पोलरिटी इस प्रकार होता है ताकि वो ऐसा करंट जनरेट करे जो उस ईएमएफ को इंड्यूस करने वाले, उस करंट को इंड्यूस करने वाले कारण का ही विरोध करे। उसका कारण क्या है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मतलब जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज मतलब इधर इंक्रीज और डिक्रीज। तो इंड्यूस्ड करंट जो है वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का विरोध करेगा, राइट। ये आप लोग लेंज लॉ के अकॉर्डिंग जानते हैं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि लेंज लॉ जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वालिटेटिवली देखेंगे और उसके बाद हम लोग क्वांटिटेटिवली भी देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस हम लोग देखते हैं। देखिए, एक कॉइल हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है। एक सर्कुलर कॉइल है और एक मैग्नेट लेते हैं और मैग्नेट का नॉर्थ पोल जो है, सपोज मैग्नेट के नॉर्थ पोल को इसके नज़दीक लाया जा रहा है, ठीक है। मैग्नेट के नॉर्थ पोल को इसके नज़दीक लाया जा रहा है। फिगर में आपको क्लियर दिख रहा है। अब नॉर्थ पोल को जो हम लोग नज़दीक ला रहे हैं तो इससे मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करता है। मैग्नेटिक फ्लक्स यदि वेरी करता है तो इसमें करंट इंड्यूस होगा और वो करंट इस प्रकार से होगा ताकि वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? क्योंकि हम बार मैग्नेट को इसके नज़दीक ला रहे हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का ये विरोध करेगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज ना करे, इसके लिए इस मैग्नेट को नज़दीक आने से रोकना होगा, राइट। तो ये करंट ऐसा मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा जो कि इस बार मैग्नेट को रिपेल कर सके। अब देखिए, तो बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल जो है इस कॉइल के नज़दीक लाया जा रहा है, तो इस करंट कन्फिग्रेशन के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा, है ना, उसका पोलरिटी इस प्रकार होगा ताकि ये बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को रिपेल कर सके। और इसके लिए ये जो मैग्नेटिक डाइपोल बना, इसका भी पोलरिटी नॉर्थ ही होगा, राइट। अब ये नॉर्थ पोलरिटी के लिए करंट का डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो ये जो आप लोगों ने बताया, ये किसके अकॉर्डिंग है? ये अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ है। अब यदि संभव हो तो मान लीजिए कि ऐसा नहीं होता है, शायद यदि संभव हो तो हम मान लेते हैं कि जब मैग्नेट का नॉर्थ पोल को नज़दीक ला रहा है तो इसमें जो करंट इंड्यूस होगा और उसके कारण जो मैग्नेटिक डाइपोल बनेगा, उसका ये पोल जो है ये नॉर्थ ना होकर के साउथ होगा। ऐसा हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, कि शायद ऐसा हो जाए कि ये एन ना होकर के इस पोलरिटी शो करे, शायद ये इस पोलरिटी शो करे और करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज ना होकर के क्लॉकवाइज रहे, इस तरीके से रहे। एक्चुअली लेंज लॉ के अकॉर्डिंग करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, ठीक है, लेकिन हमने मान लिया इसका जस्ट अपोजिट, है ना, यदि संभव हो तो, राइट। तो चलिए मान लिया। अब यहाँ पर ये बार मैग्नेट रखा हुआ है, इसको हमने हल्का से यहाँ से धक्का दिया, ठीक है। धक्का देने पर एक क्षण के लिए जब हमने इसे पुश किया इस तरीके से इसे कॉइल की ओर, तो जैसे ही हमने पुश किया इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो वेरी करता है। मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करता है तो करंट इंड्यूस करता है और वो करंट लूप है तो वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है और इसकी पोलरिटी जो है वो साउथ है, सपोज, ठीक है। यदि संभव हो तो ऐसा मान लीजिए कि इसकी पोलरिटी साउथ है। अब हमने इसको हल्का सा पुश किया था और ये साउथ पोलरिटी शो करने लगा और हम इसके सामने रखे हुए मैग्नेट के नॉर्थ पोल को, तो क्या होगा? ये कॉइल जो है अब मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा।
तो शुरुआत में हमने एक धक्का दिया, एक हल्का सा पुश किया, ठीक है, और अट्रैक्शन के कारण अब ये मैग्नेट खुद ब खुद जो है कॉइल की ओर जाने लगा। और जैसे जैसे ये मैग्नेट इस कॉइल के नज़दीक जाएगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स वैरी करता रहेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स वैरी करता रहेगा तो करंट इंड्यूस होता रहेगा, करंट इंड्यूस होता रहेगा और उसका पोलैरिटी क्या है यहाँ पर, वो है साउथ। तो आप देख रहे हैं कि इस जगह पर ये मैग्नेट जो है खुद व खुद मूव कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर जो है करंट प्रोड्यूस करने के लिए, करंट यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ ना। इलेक्ट्रिसिटी जो है एक एनर्जी का फॉर्म है, राइट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे आपको मिल रहा है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए आपको एक्सटर्नल एनर्जी या एनर्जी के किसी दूसरे फॉर्म को यहाँ अप्लाई नहीं करना पड़ रहा। बस स्टार्टिंग में एक हल्का सा पुश किए, राइट। एक्सटर्नल एजेंट जो है बस थोड़ा सा पुश करता है, हल्का सा धक्का लगाता है और ये करंट इसमें इंड्यूस हो जाता है विदाउट एनी लॉस ऑफ एनर्जी। जबकि आप लोग जानते हैं एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। यहाँ पर तो खुद व खुद एनर्जी क्रिएट हो रहा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसके लिए हमें बार मैग्नेट के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह का मैकेनिकल, किसी तरह का एक्सटर्नल वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। कब? यदि ये साउथ पोलैरिटी शो करता तब, और तब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन हो जाता है, राइट। इसलिए ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है कि ये एस पोलैरिटी शो करे जब हम मैग्नेट के एन पोल को इसके नज़दीक लाएं, राइट। ये सिचुएशन जो है सही है क्योंकि ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ कंसिस्टेंट है, राइट। तो आप लोगों ने देखा क्वालिटेटिवली कि किस प्रकार जो है लेंज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ कंसिस्टेंट है। अब इसके बाद हम लोग क्वांटिटेटिवली देखते हैं कि किस प्रकार लेंज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ कंसिस्टेंट होगा। ओके, किसी सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस करने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे मैग्नेटिक फील्ड को वैरी करना, फिर कॉइल का जो एरिया है उसे वैरी करना, या फिर कॉइल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करना। ये सब तरीके हैं ईएमएफ इंड्यूस करने के, राइट। अभी कंसिस्टेंसी ऑफ लेंज लॉ विथ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के क्वांटिटेटिव स्टडी के लिए हम लोग एक रेक्टेंगुलर कॉइल PQRS कंसिडर करते हैं, जिसका आर्म PQ जो है वो मूवेबल है। मैं फिगर बना के समझाता हूँ। और यहाँ पर हम लोग कॉइल PQRS जो सर्किट होगा PQRS, इसका एरिया हम लोग चेंज करेंगे। देखिएगा कैसे। यहाँ पर एक सेटअप आप लोग कंसिडर कीजिए। तो यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर कॉइल है PQRS। इसमें ये जो आर्म PQ है ये मूवेबल है। इस तरीके से आर्म PQ को हम लोग मूव कर सकते हैं। तो यदि आर्म PQ यहाँ है तो इसका एरिया देखिए, जब इसे हम लोग इधर नज़दीक ला देते हैं तो एरिया कुछ डिक्रीज कर गया, इसे हम लोग यहाँ से इधर लेकर चले जाते हैं तो एरिया कुछ इंक्रीज कर गया। तो ये आर्म PQ मूवेबल है और इस तरीके से आपको यहाँ पर एक क्लोज्ड सर्किट, एक रेक्टेंगुलर कॉइल आपको मिलता है PQRS। और इसे हम लोग एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कंसीडर करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो है इस कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर है और डायरेक्टेड है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। ओके, अब
जो कंडक्टर PQ है इसका लेंथ जो है आप L कंसीडर कर लीजिए, ठीक है। और ये मान के चलिए कि ये कंडक्टर PQ को मूव किया जा रहा है विथ वेलोसिटी v, इसे मूव किया जा रहा है विथ वेलोसिटी v, ओके, इस डायरेक्शन में। अब यहाँ पर x एक्सिस कंसीडर कीजिए, यहाँ x इक्वल 0 है, और अभी ये जो डिस्टेंस है जो कि वेरिएबल है इसे आप x एज्यूम कीजिए। x का वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज करेगा, इस तरीके से चेंज करेगा x का वैल्यू, नज़दीक लाएंगे तो x का वैल्यू डिक्रीज करेगा, दूर ले जाएंगे तो x का वैल्यू इंक्रीज करेगा, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक कॉइल मिला PQRS, ठीक है, जिसका लेंथ हुआ L और ब्रेथ हो गया आपका, ब्रेथ या विड्थ करिए वो हो गया x। यहाँ पर x जो है वो वैरी कर रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे v इज इक्वल टू, यदि मैग्नीट्यूड लिखें तो ये होगा माइनस dx/dt। क्यों सर ये माइनस dx/dt क्यों लिया? तो देखिए मैं यहाँ पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, ठीक है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, नॉट डायरेक्शन, ठीक है। तो जब मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो वो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू होना चाहिए, यानी पॉजिटिव रहना चाहिए, वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यदि हम अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन देखें, वेलोसिटी v का जो मैग्नीट्यूड है वो होता है dx/dt, चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम। अब यदि हम इस r में PQ को इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो x का वैल्यू जो है वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब इनिशियल x का वैल्यू जो है वो हाइयर है और यहाँ पर जो फाइनल वैल्यू है वो लोअर है, तो dx जो है आपको नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। और क्योंकि मैं यहाँ पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ जो कि एब्सोल्यूट होना चाहिए, आप लोग ये पढ़े होंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज x if x is greater than 0 or equal to 0 and minus x if x is less than 0। यदि x निगेटिव होता है तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू जो है माइनस x लिखते हैं, जैसे कि -2, तो इसे हम लोग लिखेंगे माइनस इंटू -2 ताकि ये पॉजिटिव बन के निकले, और यदि यही +2 होता तो हम लोग 2 लिख दिया करते हैं, राइट। इसी तरीके से मुझे वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लिखना है, ठीक है। और यहाँ dx जो है वो कैसा है, नेगेटिव है, तो dx चूँकि नेगेटिव है, dx नेगेटिव क्यों है, देखिए यहाँ पर x का वैल्यू और यहाँ पर x का वैल्यू कंपेयर कीजिए, ये फाइनल वैल्यू है, ठीक है, ये x का फाइनल वैल्यू है और ये x का इनिशियल वैल्यू है। फाइनल से इनिशियल वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगा, यानी dx जो है वो नेगेटिव है। अब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लिखना है यानी उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लिखना है, तो आपको यहाँ जैसा कि आपने यहाँ माइनस साइन पहले मल्टीप्लाई कर दिया था x में, उसी तरीके से यहाँ भी dx में आपको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v इज इक्वल टू है आपका माइनस dx/dt। एनी प्रॉब्लम? अब आइए, ये एक कॉइल है, एक सर्किट है PQRS, और चूँकि r में PQ को हम लोग मूव कर रहे हैं इस तरीके से, तो इसका एरिया चेंज कर रहा है, एरिया चेंज कर रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स वैरी करेगा, राइट, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स φb इज इक्वल टू होता है BA cos थीटा, मैग्नेटिक फ्लक्स वैरी करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स वैरी करेगा तो EMF इंड्यूस होगा, ठीक, कितना EMF इंड्यूस होगा, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ EMI, इंड्यूस्ड EMF, अब यहाँ आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक ही टर्न है ना, एक ही टर्न जो है इसका कंसीडर कर रहे हैं, तो ये होगा माइनस d∅b/dt माइनस dBA cos थीटा। अब देखिए ये जो कॉइल PQRS है इसका एरिया वेक्टर इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, इधर आउटवर्ड और इनवर्ड्स, राइट, और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है, तो एरिया वेक्टर हम लोग इनवर्ड से लेंगे, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच जो एंगल है वो 0 डिग्री हो गया, ठीक है, क्योंकि एरिया वेक्टर भी
इनटू द प्लेन ले रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी इनटू द प्लेन है। ये हो गया बी ए कॉस 0 डिग्री अपॉन डी टी माइनस डी। काम करते हैं यहाँ पर बी मैग्नेटिक फील्ड तो वैरी नहीं कर रहा, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। डी एरिया के लिए आप लोग लिखेंगे लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ एल इनटू ब्रेथ एक्स, कॉस 0 का वैल्यू 1 अपॉन डी टी। लेंथ जो है ये भी कांस्टेंट है, माइनस बी एल डी एक्स अपॉन डी टी। अब देखिए तो v इज इक्वल टू है माइनस डी एक्स अपॉन डी टी, तो डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू होना चाहिए माइनस भी। तो यहाँ से आपको मिला बी एल वी, ठीक है। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो मिला आपको बी एल वी। अब ये जो कॉइल है पी क्यू आर एस, इसमें पी क्यू जो है, पी क्यू का रेसिस्टेंस मान लेते हैं आर, ठीक है। रेसिस्टेंस ऑफ पी क्यू जो है वो है आर, और बाकी जो ये सेक्शन है, ये बाकी के जो 3 आर्म्स हैं उनका जो रेसिस्टेंस है वो निगलिजिबल, ठीक है। तो टोटल रेसिस्टेंस इस कॉइल का कितना हो गया आर, राइट। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो इंड्यूस्ड करंट जो होगा उसका वैल्यू कितना होगा, इंड्यूस्ड करंट आई इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V अपॉन आर। यहाँ V किसके इक्वल है, ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ के इक्वल है, जो कि आपको मिला है बी एल वी अपॉन आर। ये हुआ करंट, ठीक है। अब देखिए करंट का डायरेक्शन क्या होगा, लेंज लॉ अप्लाई कीजिए। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट ऑलवेज अपोजेस द काउज प्रोड्यूसिंग इट। अब क्या देख रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है जब इस कंडक्टर पी क्यू को हम लोग आर में पी क्यू को इस डायरेक्शन में हम लोग मूव कर रहे हैं विथ वेलोसिटी v, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, तो इसमें एक ऐसा करंट इंड्यूस होगा जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज न करने दे, है ना। ऐसा कोशिश करें कि मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज ना कर पाए। तो इसके लिए इंड्यूस्ड करंट जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा वो सेम उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में सोर्स मैग्नेटिक फील्ड है ना। तो सेम डायरेक्शन में, राइट, सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के लिए यहाँ करंट कैसा होना चाहिए, क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन ये रहा। अब ये इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन है, तो शायद देखने में प्रॉब्लम हो रही है, मैं ब्लैक कलर से ही बना देता हूँ। इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन ये रहा। अब यदि इसमें करंट है, ये जो कंडक्टर PQ है इसमें करंट है और ये कंडक्टर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो इस पे फोर्स लगना चाहिए। क्योंकि इसमें करंट है, ठीक है, चूंकि इसमें करंट है, ठीक है, तो करंट कैरिंग कंडक्टर पर एक्सटर्नल फील्ड के कारण फोर्स लगना चाहिए। फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, आप लोग पढ़े हैं, एक्सटर्नल फील्ड में यदि एक करंट कैरिंग कंडक्टर हो तो फोर्स होता है आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। स्ट्रेट कंडक्टर है इसलिए मैंने ये डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई किया, ठीक है। तो इस पर फोर्स लग रहा है, ठीक है, किसके कारण, मैग्नेटिक फील्ड के कारण। तो मैं इसे एफ बी से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि कंडक्टर PQ में करंट लग रहा है, करंट दौड़ रहा है, ठीक है, इस कारण से एक्सटर्नल फील्ड के कारण इस पर फोर्स लगेगा, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स, जो कि होगा आई एल क्रॉस बी। ये फोर्स कितना होगा, आई एल क्रॉस बी। मैग्नीट्यूड यदि बात करें, आई एल बी साइन थीटा, एल बी
आई एल वेक्टर ये रहा डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इनटू द प्लेन है, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है, तो हम लोग लिखेंगे आई एल बी साइन 90 डिग्री, यानी मिला आपको फोर्स आई एल बी। फिर से देखिए, करंट का डायरेक्शन ये है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनटू द प्लेन है, दोनों के बीच एंगल कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है। तो हमने लिखा आई एल बी साइन 90 डिग्री। तो फोर्स कितना लग रहा है इस पर आई एल बी। इस फोर्स का डायरेक्शन कितना है, तो आई एल वेक्टर को आप रोटेट कीजिए बी वेक्टर की ओर, ये है आई एल वेक्टर, ठीक है, और इसे आपको रोटेट करना है बी वेक्टर की ओर। मैग्नेटिक फील्ड जो है इनटू द प्लेन है, ठीक है, और आई एल वेक्टर जो है वो नीचे की ओर है, करंट इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। अब आई एल वेक्टर को आप रोटेट कीजिए, ठीक है, आई एल वेक्टर को आप लोग रोटेट कीजिए, मैं आपके सामने इसे ला रहा हूँ इस तरीके से। ये आई एल वेक्टर है, ब्लैक वाला जो मार्कर है ये आई एल वेक्टर है और ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। इसे आप रोटेट कीजिए मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की, ठीक है, इस तरीके से रोटेशन क्लॉकवाइज है, रोटेशन क्लॉकवाइज है, तो फोर्स का डायरेक्शन इनटू द प्लेन होना चाहिए। अब इसे ले जाइए, फोर्स का डायरेक्शन ये इनटू द प्लेन है, ये यानी मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस पर जो फोर्स लग रहा है वो है इस डायरेक्शन में। फिर से समझिए, मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स है वो होता है आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड हो गया आई एल बी साइन 90 डिग्री, ठीक है। और डायरेक्शन के लिए ये इनटू द प्लेन है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये नीचे की ओर है करंट का डायरेक्शन, ठीक है। अब आई एल वेक्टर को रोटेट करना है बी वेक्टर की ओर, आई एल वेक्टर को रोटेट कर रहा है बी वेक्टर की ओर, रोटेशन क्लॉकवाइज, ठीक है, रोटेशन क्लॉकवाइज है। अब यदि रोटेशन क्लॉकवाइज है तो फोर्स जो है इनटू द प्लेन होना चाहिए, इनटू द प्लेन फोर्स इस ओर फोर्स है, ये रहा मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। अब सोचिए हमने क्या किया, इस कंडक्टर को इस तरीके से मूव करने के लिए हमने स्टार्टिंग में एक फोर्स लगाया हल्का सा, ठीक है, जो कि नेग्लिजिबल है। तो ये भी वेलोसिटी के साथ ये कंडक्टर जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, लेकिन ना, इतना आसान नहीं है मूव करना, क्योंकि जब ये मूव करना शुरू किया तब इस कॉइल में करंट इंड्यूस हो गया, और इस करंट के कारण एक्सटर्नल फील्ड जो है इस कंडक्टर पर PQ पर फोर्स लगाने लगा, जो कि वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है। तब तो ये कंडक्टर इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। अब इस डायरेक्शन में एक्सीलरेट हो जाना चाहिए इसे, इस मैग्नेटिक फोर्स के कारण। ऐसा ना हो इसके लिए कोई ना कोई एक्सटर्नल एजेंट चाहिए जो कि इसे इस डायरेक्शन में ले जा सके और मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस कर सके। क्योंकि ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने यूनिफॉर्म मोशन कंसीडर किया है, dx/dt को हमने भी लिखा है, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड है, राइट। और इसके लिए आपको इस फोर्स को बैलेंस करना पड़ेगा। चलिए बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए हम लोग एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर देते हैं। तो एक्सटर्नल फोर्स जो है वो हो गया मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल मैग्नीट्यूड में, और मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू है ILB। तो एक्सटर्नल एजेंट जो फोर्स लगा रहा है मैग्नेटिक फोर्स के अगेंस्ट, तो एक्सटर्नल एजेंट वर्क कर रहा होगा, एक्सटर्नल एजेंट का एनर्जी खपत हो रहा होगा, या यूँ कहे एक्सटर्नल एनर्जी अपना पावर डिलीवर कर रहा होगा, है ना। वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर, ठीक है। तो या तो आप एक टाइम इंटरवल टी लेकर के उसमें वर्क डन कैलकुलेट कर लीजिए, या फिर आप पावर के हिसाब से चलिए, क्योंकि पावर इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी कि यूनिट है, एक टाइम फिक्स कर दिया गया 1 यूनिट, मतलब 1 सेकेंड या 1 मिनट या 1 आवर, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो पावर ही ले लेते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल एजेंट जो पावर डिलीवर कर रहा है वो कितना होगा,
वो होता है एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर, राइट, एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। अब फोर्स कितना है, एक्सटर्नल एजेंट के कारण जो फोर्स है वो कितना है, वो है आई एल बी, ठीक है, आई एल बी, और वेलोसिटी भी है, ठीक है, वेलोसिटी जो है वो भी है। और देखिए तो फोर्स एक्सटर्नल एजेंट के कारण जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है और वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री, ठीक है। तो आप लोग लिखेंगे आई एल बी पी, और आई इज इक्वल टू कितना था, बी एल भी अपॉन आर। तो आई का वैल्यू आप बी एल भी अपॉन आर पुट कीजिए। आई के लिए मैंने पुट किया बी एल भी अपॉन आर इंटू एल बी भी, राइट। तो क्या मिलेगा आपको, एक्सटर्नल एजेंट जो पावर डिलीवर कर रहा है वो कितना है, एक्सटर्नल एजेंट जो पावर डिलीवर कर रहा है, बी इंटू बी बी स्क्वायर, एल इंटू एल एल स्क्वायर, वी इंटू वी वी स्क्वायर अपॉन आर। एक्सटर्नल एजेंट जो पावर डिलीवर कर रहा है वो है बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। कहने का मतलब ये है कि ये जो कंडक्टर है पी क्यू, इसे मूव कराने के लिए एक्सटर्नल एजेंट को अपना एनर्जी खपत करना पड़ रहा है। पर सेकंड ये कितना, पर यूनिट टाइम ये कितना एनर्जी खपत कर रहा है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। अब ये एनर्जी कहाँ जा रहा होगा, मैकेनिकल वर्क तो किया जा रहा है, अब ये मैकेनिकल वर्क कहाँ किस रूप में चेंज हो रहा है। तो चूंकि इस कॉइल में इस सर्किट में करंट दौड़ रहा है और ये जो पी क्यू कंडक्टर है इसके पास है रेसिस्टेंस, रेसिस्टिव सर्किट है, रेसिस्टिव सर्किट में यदि करंट दौड़ रहा हो तो हीट प्रोड्यूस होता है, राइट, क्या प्रोड्यूस होता है, हीट। और हाँ, यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा उसे हमने नेगलेक्ट किया। जब इसको हम लोग कंडक्टर पी क्यू को हम लोग इस पर स्लाइड कर रहे हैं तो उस दौरान जो फ्रिक्शन होना चाहिए उस फ्रिक्शन को हम लोगों ने नेगलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो जो एक्सटर्नल एजेंट वर्क कर रहा है, एक्सटर्नल एजेंट जो पावर डिलीवर कर रहा है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, हीट में। अब हीट डेवलप्ड, हीट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम, इसे भी हम लोग कहेंगे पावर आउटपुट, राइट, इलेक्ट्रिकल पावर। तो इलेक्ट्रिकल पावर या हीट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम, हीट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू, क्या पढ़े आप लोग, आई स्क्वेयर आर, क्या पढ़े, आई स्क्वेयर आर। आई का वैल्यू कितना है, बी एल वी अपॉन आर, बी एल वी अपॉन आर, उसका स्क्वायर इंटू आर, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, तो यहाँ आपको मिलेगा आर, ठीक है। पावर जो आउटपुट है ना, हीट के रूप में जो पावर प्रोड्यूस हो रहा है वो भी कितना है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। और जो मैकेनिकल एनर्जी दिया जा रहा है, मैकेनिकल पावर दिया जा रहा है ना, जो पावर डिलीवर किया जा रहा है एक्सटर्नल एजेंट के कारण, वो भी कितना, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। क्या पता चला, इस कंडक्टर को मूव कराने के लिए एक्सटर्नल एजेंट जो पावर डिलीवर कर रहा है और हीट के फॉर्म में जो पावर प्रोड्यूस हो रहा है, जो एनर्जी रिलीज हो रहा है, वो दोनों इक्वल है। यानी जितना वर्क किया गया एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा उतना ही एनर्जी जो है ना, बाहर निकल रहा है हीट के फॉर्म में, ना तो उससे एक्स्ट्रा और ना ही उससे कम। यानी एनर्जी ना तो क्रिएट हुआ और ना ही एनर्जी डिस्ट्रॉय हुआ। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें यह पता चलता है कि लेंज लॉ जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ कंसिस्टेंट है, राइट। तो ये था आज का टॉपिक, लेंज लॉ इज कंसिस्टेंट विद
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आज के टॉपिक में इतना ही। थैंक यू।